चलिए, सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वी आर स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट चैप्टर। आइए पहले फर्स्ट चैप्टर का नाम लिखो, जो कि है आपका फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। बेटा आइए देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं पार्टनरशिप क्या होती है। ठीक है जी। तो बेटा पार्टनरशिप क्या होती है? जब दो या दो से ज्यादा जने मिलकर के एक बिजनेस करते हैं, और वो बिजनेस कैसा होना चाहिए बेटा? लॉफुल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लॉफुल। यानी जब दो या दो से ज्यादा जने मिलकर के एक बिजनेस करते हैं और उससे होने वाले प्रॉफिट या फिर लॉस को एक म्यूचुअली एग्रीड रेशियो में शेयर करते हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं हम? पार्टनरशिप। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हार्दिक और राहुल ने मिलकर के क्या किया? एक बिजनेस स्टार्ट किया। और वो बिजनेस कैसा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। ठीक है। अब जब बिजनेस करेंगे तो उससे प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों को क्या करेंगे? या तो इक्वल इक्वल बांटेंगे, या एक जना ज्यादा लेगा एक जना कम लेगा। वो उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग होगी। जब दो जनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है तो उसको बोलते हैं हम म्यूचुअल एजेंसी। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एजेंसी या म्यूचुअल एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं? तो वो जो उनके म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे? आपस में रेशियो शेयर कर लेंगे। तो सबसे पहले लिखो पार्टनरशिप क्या होती है। लिखो जी, लिखेंगे पार्टनरशिप क्या होती है बेटा। लिखो फटाफट। when two or more than two persons agrees, when two or more than two persons agree to start a lawful business and share its profits and losses in an agreed ratio, then it is known as पार्टनरशिप। तो सर उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पार्टनरशिप बोल देते हैं। ठीक है। जब दो या दो से ज्यादा जने पर्सन एक साथ आते हैं, लॉफुल बिजनेस करने के लिए आते हैं, और उससे होने वाले प्रॉफिट और लॉस को एक म्यूचुअली एग्रीड रेशियो में शेयर कर लेते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं? पार्टनरशिप बोल देते हैं। अगर अब हम बात करें इनके फीचर्स की, कि भैया फीचर्स क्या हुए पार्टनरशिप के, तो आप देखो यहीं से निकाल लेते हैं, डेफिनेशन से, मीनिंग से निकाल लेते हैं। देखो बेटा यहां पर सबसे पहले लिखा है कि टू और मोर देन टू, यानी कम से कम कितने पर्सन होने चाहिए पार्टनरशिप में? दो पर्सन होने चाहिए। फिर उनके बीच में जो बिजनेस होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एक बिजनेस होना चाहिए, वो भी बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। तीसरा क्या होना है? एग्री, यानी उनके बीच में एक प्रॉमिस होना चाहिए, है ना? एक चीज पर एग्री होना जरूरी है। उनके बीच में क्या होना चाहिए बेटा? एग्रीमेंट होना चाहिए। उनके बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। और वो क्या करते हो? शेयर करते हो क्या? प्रॉफिट और लॉस। किसमें? एक रेशियो में। ऐसी चीजों को हम बोल देते हैं पार्टनरशिप। तो इसके फीचर्स क्या हो गए सर? इसका पहला फीचर हो गया कि इसमें कम से कम टू और मोर देन टू पर्संस होने चाहिए। टू और मोर देन टू पर्संस रिक्वायर्ड। तो पहला फीचर ये हो गया कि पार्टनरशिप के अंदर दो या दो से ज्यादा पर्सन होते हैं। दूसरा, इनके बीच में क्या होना चाहिए बेटा? एग्रीमेंट होना चाहिए। दोनों जने एक बात को लेकर क्या होने चाहिए? एग्री होने चाहिए। इनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। तीसरा, एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए बेटा। कैसा बिजनेस होना चाहिए? लॉफुल। अब सर ये लॉफुल बिजनेस, यहां पर बिजनेस के बारे में क्यों जोर दिया जा रहा है? अब मुझे बताओ, मान लीजिए मेरा यहां पर काम क्या है? मेरा काम, मेरा बिजनेस मेरा है इंस्टीट्यूट। मेरा काम है पढ़ाने का, राइट? मान लेते हैं इधर से बुलाते हैं, आप आ जाओ तिसिया, जल्दी आओ। बात समझो, समझने वाली बात है, इसको ध्यान से समझो। मान लीजिए शुभम सर है, शुभम सर का बिजनेस है किस चीज का? बोलो। इंस्टीट्यूट पे पढ़ाने का। ठीक है। अब तिसिया है, तिसिया का बिजनेस है मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग करने का, इधर मैन्युफैक्चर का।
अब मान लीजिए ये शर्ट और टी शर्ट मैन्युफैक्चर करती है, राइट? मेरा बिजनेस अलग है, आपका बिजनेस अलग है। अब आपने कहा सर मेरे पड़ोस में ना एक प्लॉट पड़ा हुआ है खाली, ठीक है, और पापा कह रहे हैं उसको बेचना है, और मैंने देखा है कि आपके नेटवर्क्स अच्छे हैं तो वो प्लॉट बिकवा दो यार। आप एक काम करेंगे, दोनों मिलकर उस प्लॉट को बेच देते हैं, और जिससे प्रॉफिट होगा वो हम आधा आधा क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। तो मुझे बताओ, क्या यहां पर दो या दो से ज्यादा जने थे? क्या हम दोनों के बीच में कोई बात पे लेकर एग्रीमेंट हुआ? क्या हमारे बीच में बिजनेस था, लॉफुल था? हाँ लॉफुल था, पर क्या बिजनेस था? नहीं। बैठ जा। अब हम दोनों ने मिलकर के एक काम तो किया, पर ये बिजनेस हम बार बार कर रहे हैं। बिजनेस का मतलब क्या होता है? जो एक्टिविटी रेगुलर इन नेचर हो, जो एक्टिविटी बार बार हो। अब इसके पड़ोस में एक प्लॉट था, वो हमने एक बार बेच दिया। क्या मेरा काम है प्लॉट बेचने का? क्या तिस्या का काम है प्लॉट बेचने का? यानी जो काम हमारा है वही हमारा बिजनेस कहलाता है। बोलते हैं ना, माइंड योर बिजनेस, अपने काम से काम रखो, है ना? तो जो हमारा काम ही नहीं है प्लॉट बेचने का, तो हमने एक एडिशनल एक्टिविटी करी, उससे पैसा कमा लिया, आधा आधा बांट लिया, पर वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। यानी पार्टनरशिप के लिए एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, यानी कोई ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जो हम बार बार डेली बेसिस पे कर रहे हैं। जैसे मैं डेली बेसिस पे क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो ये मेरा क्या हो गया, बिजनेस हो गया। वो डेली बेसिस पे मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो वो उसका बिजनेस हो गया। हम दोनों ने मिलकर एक एक्टिविटी कर ली, वन टाइम एक्टिविटी करी, तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। फीचर समझ में आया? चलिए नेक्स्ट। तो टू और मोर देन 2 पर्संस, एग्रीमेंट होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। फोर्थ लिखो, एक म्यूचुअली शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस इन एन एग्रीड रेशियो। यानी उनके बीच में प्रॉफिट और लॉसेस का शेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट शेयर कर रहा है, लॉस कर तो भैया एक जना बियर कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट भी दोनों शेयर करें और लॉसेस भी दोनों जने शेयर करें, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, मेन पॉइंट है, कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी बिजनेस शुड बी कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि या तो सारे मिलकर के बिजनेस करें, ठीक है। मान लीजिए एक बिजनेस के अंदर 5 पार्टनर है, कितने पार्टनर है? तो डिसीजन या तो सारे के सारे मिलकर लें, जो भी ट्रांजेक्शन हो पांचों के पांचों वहां प्रेजेंट होने चाहिए, या फिर इसका बोला कैरिड बाय ऑल, यानी सबके सब मिलकर बिजनेस करें, या फिर एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी उन पांचों के बेस पर कोई एक जना काम कर ले, तब भी बात बन जाएगी। ये वाला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि पेपर में कई बार पूछा जाता है एमसीक्यू के रूप में कि इसमें से कौन सा फीचर पार्टनरशिप का नहीं है, और बच्चों ने ये पढ़ा नहीं होता, इसलिए बच्चे इसको मार्क करके आए थे कि ये वाला फीचर नहीं है। जबकि मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है क्या, कैरिड बाय ऑल, ये तो सब मिलकर के बिजनेस करें, या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी उन सबके बिहाफ पर कोई एक जना ट्रांजेक्शन और बिजनेस करे। बात क्लियर होगी? यानी सबका प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है वहां पर। बोलो इतनी बात क्लियर होगी? चल अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को बेटा दो तरीके से बांटा गया है। कितने तरीके से बांटा गया है? दो तरीके से। चलें आगे, आइए देखते हैं सर दो तरीके कौन कौन से हैं। लिखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनरशिप। बेटा पार्टनरशिप को दो तरीके से बांटा गया है। इसके अकॉर्डिंग एक होती है हमारी जनरल पार्टनरशिप। यहां पार्टनर्स की बात नहीं हो रही, पार्टनरशिप फर्म की बात हो रही है। बेटा एक तो होती है मेरी कौन सी पार्टनरशिप? जनरल पार्टनरशिप। और दूसरी होती है बेटा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर। कौन सी बेटा? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको हम शॉर्ट में एलएलपी भी बोल देते हैं। जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? एलएलपी। एलएलपी की फुल फॉर्म क्या होगी? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। और जैसा कि नेम खुद सजेस्ट कर रहा है,
कि इसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी रहती होगी, लिमिटेड। अगर इसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है तो इसमें कैसी होगी, अनलिमिटेड। सर अब ये पार्टनर्स की लायबिलिटी का लिमिटेड होना, अनलिमिटेड होने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल इधर आ, जल्दी जल्दी, तुषार इतना टाइम नहीं है, जल्दी आ जा। मान लेते हैं तुषार को देखते हैं, ठीक है, तुषार और मैं मिलकर के बिजनेस कर रहे थे भाई, ठीक है। अब तुषार और मैं बिजनेस कर रहे हैं और हम कर रहे हैं जनरल पार्टनरशिप, ठीक है। अब जनरल पार्टनरशिप में मैंने अभी बताया बेटा लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड अनलिमिटेड होती है, सर इसने बोला। अब हम दोनों मिलकर जनरल पार्टनरशिप कर रहे हैं और मान लीजिए भगवान ना करे फर्म को हो गया लॉस। भाई तूने कितने लगाए थे बिजनेस के अंदर? 1 लाख। कह रहा मैंने 1 लाख लगाए थे, मैंने भी 1 लाख लगाए थे, तो हम दोनों ने मिलकर कैपिटल कितनी होगी हमारी, 2 लाख। 1 लाख इसने लगाया, 1 लाख मैंने लगाया, फर्म के अंदर कितना इन्वेस्ट हो गया, 2 लाख। तो अब मान लीजिए लॉस हो गया 5 लाख रुपए का। लॉस कितना हो गया, 1 लाख तो जो उसने लगाया था वो डूब गया, 1 लाख जो मैंने लगाया था वो भी डूब गया। अब कितने बच गए, तो 3 लाख कौन देगा? हमने तो 1-1 लाख लगाया था, वो डूब गया, तो बेटा जो 3 लाख और डूबा ये भी हमको ही देना पड़ेगा। सर हमारे पास पैसा कहां से आएगा? बेटा तुझे भी घर से लेके आना है, कितना, 1.5 लाख, और 1.5 लाख में लेके आऊंगा। जितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी हिसाब से मैं घर से और पैसा लेकर के आना पड़ेगा। यानी जितना पैसा लगाया सर उतना नहीं डूबेगा, सारा का सारा पैसा डूबेगा। घर पे पैसा पड़ा हुआ है तो वो भी डूबेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं लायबिलिटी कैसा होना, अनलिमिटेड। लायबिलिटी कैसी हुई, अनलिमिटेड। पर वहीं पर अगर हम एलएलपी बना रहे होते, कैसे बना रहे होते, तो भाई हमारी लायबिलिटी कैसी हुई, लिमिटेड। हम आपने कितना लगाया था, 1 लाख, मैंने कितना लगाया था, 1 लाख। तो अगर फर्म को लॉस हुआ तो हमारा कितना कितना डूबेगा, सिर्फ 1-1 लाख डूबेगा। अब आपको घर से और पैसा लाने की जरूरत नहीं, मेरे को भी घर से पैसा लाने की जरूरत नहीं है। तो लायबिलिटी लिमिटेड और अनलिमिटेड समझ में आया, बढ़िया। तो बताओ लिमिटेड लायबिलिटी किसमें होती है, एलएलपी में, और अनलिमिटेड लायबिलिटी जनरल पार्टनरशिप में। बात क्लियर हुई है? तो बेटा इसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है बेटा, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। लिख लीजिए, इसमें लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है। किसकी, पार्टनर्स की, राइट। और बेटा इसमें लायबिलिटीज कैसी होती है, पार्टनर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटीज एक्सेप्ट वन। सर ये क्या बात बोल दी, एक्सेप्ट वन? ना कि बेटा अगर 5 पार्टनर हैं फर्म के अंदर तो उसमें से 4 जनों की ही लायबिलिटी कैसी होगी, लिमिटेड होगी, एक की लायबिलिटी कैसी होगी, अनलिमिटेड। कि अगर फर्म डूबी तो सारा का सारा पैसा कौन लेके आएगा, वो एक पार्टनर लेके आएगा। बोलो बात क्लियर हो गई? अब सर नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। भाई इसको गवर्न कौन करता है, लिखेंगे, इसको लिखोगे गवर्नड बाय। गवर्नड बाय मतलब सर कुछ रूल्स और रेगुलेशंस कुछ तो होंगे, बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के तो कुछ भी नहीं चलता। तो सर बेटा जो जनरल पार्टनरशिप है उसके लिए रूल बुक कौन सी है, उसके लिए कौन सा एक्ट है, तो वो बेटा एक्ट है गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यानी जहां पर भी जनरल पार्टनरशिप की बात आएगी और वहां कहीं पर दिक्कत आएगी तो हम कौन सी रूल बुक खोल के देखेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 देख के चलेंगे और इसके अकॉर्डिंग सारा कार्यवाही होगी। अब सर एलएलपी की बात करें तो एलएलपी को भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट करता है गवर्न, मत के नहीं बेटा। इसके लिए क्योंकि इसमें लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है, इसलिए इसके लिए एक अलग एक्ट बनाया गया है, अलग रूल बुक बनाई गई है सर, उसका नाम है, लिखेंगे गवर्नड बाय। इसको कौन गवर्न करता है सर, इसको बेटा गवर्न करता है लिमिटेड लायबिलिटीज एक्ट 2008 और यू कैन से एलएलपी एक्ट 2008। तो बेटा जनरल पार्टनरशिप को कौन गवर्न करता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और एलएलपी को कौन गवर्न करता है, एलएलपी एक्ट 2008। इतनी बात क्लियर है? चलिए सर थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सर अब हम मुझे यह बताइए इसमें कितने मेंबर्स जरूरी हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना होना जरूरी है। तो बेटा अगर मैं बात करूं जनरल पार्टनरशिप की
कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स जरूरी हैं, यानी कितने नंबर ऑफ पर्संस होने चाहिए। तो बेटा अगर मैं बात करूं मिनिमम, किसकी बात करूं, मिनिमम, और ऐसे ही मैं यहां पर भी बात करूंगा मैक्सिमम, तो बेटा मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने चाहिए यहां पर, 2। कितने चाहिए, 2। अगर सर हम एलएलपी की बात करें तो सर इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने चाहिए अपने को, मिनिमम भी बताइए सर और मैक्सिमम भी बताइए सर। बेटा इसमें भी मिनिमम कितने चाहिए होते हैं, 2। यानी सर चाहे जनरल पार्टनरशिप हो चाहे एलएलपी हो, नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम कितने चाहिए दोनों को फॉर्म करने के लिए, 2। अब बात करते हैं सर मैक्सिमम पार्टनर्स की। तो बेटा आपको जान के हैरानी होगी कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 50 मेंबर्स ही मैक्सिमम अलाउड हैं, किसमें, जनरल पार्टनरशिप में। और जबकि एलएलपी में, क्योंकि अब तो रजिस्टर कराना जरूरी है इसको, तो इसके लिए रिक्वायर्ड है अनलिमिटेड, यानी इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, इसमें जितने मर्जी क्या हो सकते हैं, पार्टनर्स एड ऑन हो सकते हैं। पर इसमें कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 50। अब इसकी भी कहानी है सर, क्या कहानी है, बाकी बेटा अगर मैं बात करूं कंपनीज एक्ट 2013 की, तो उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं बेटा। कितने हो सकते हैं, पर रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई कि भैया देखो हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर डिसाइड करे 100, सेंट्रल गवर्नमेंट आप बाध्य हो 100 से ज्यादा तो एडमिट कर नहीं सकते, पर हम आपको पावर दे रहे हैं, आप बता दो 0 से लेकर के, भाई 2 तो मिनिमम है ही है, 2 से लेकर के 100 तक के बीच का एक नंबर बता दो कि कितने मैक्सिमम नंबर पार्टनर्स अलाउड है, हम आपकी मानेंगे। तो गवर्नमेंट ने कितना कहा, 50। तो सर 50 किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू रूल 10। कौन सा रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014, यानी 2013 में एक्ट आया और अगले ही साल उसकी एक रूल बुक अलग से आ गई, रूल 1, रूल 2, रूल 3, ऐसी उसमें से एक रूल नंबर 10 था जहां पर ये बात लिखी हुई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हम पावर दे रहे हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कितने, 50। तो बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट कितने रख सकती थी, 60 भी रख सकती थी, 30 भी रख सकती थी, 80 भी रख सकती थी, 90 भी रख सकती थी, 100 भी रख सकती थी, क्या 110 रख सकती थी, नहीं सर, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने बाध्य हैं, 100। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो कितने रख सकती थी, 2 से लेकर के 100 के बीच में, तो उसने डिसाइड कितना किया, 50। तो फिलहाल राइट नाउ रूल नंबर 10 के अकॉर्डिंग कितने हैं, मैक्सिमम ऑफ पार्टनर्स 50 हैं। क्वेश्चन पेपर में 13 के अकॉर्डिंग तो आप क्या बोलोगे, 100, 14 के अकॉर्डिंग 50। तो आप यहां लिख लो अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग है सर ये, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 10। सर ये रूल नंबर 10 किसका है, ऑफ रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। बोलो बात क्लियर हुई, यहां तक कोई दिक्कत सर, और पॉइंट बताओ और क्या क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, मां आओ बेटा देखते हैं और क्या डिफरेंस है इनके बीच में सर। बेटा क्योंकि ये जनरल पार्टनरशिप है, ये क्या है, जनरल पार्टनरशिप है, और इसमें पहले रिस्ट्रिक्शन है मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, तो इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। तो आप लिखोगे रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, यानी इसको रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है। पर यहां पर एलएलपी की बात करें, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात करें, तो इसमें मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होते हैं, अनलिमिटेड यानी अनगिनत, तो उनके ऊपर कंट्रोल रखना जरूरी है, और इसलिए इसका रजिस्ट्रेशन भी क्या है, कंपलसरी है सर, इसका रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी है। तो यहां पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कंपलसरी। चलो तो बेटा मुझे बताओ जनरल पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल, और एलएलपी का कंपलसरी होता है। बात समझ में आ गई।
सर रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल और कंपल्सरी समझ में आ गया, पर रजिस्टर कराने जाएंगे कहां, रजिस्ट्रेशन इसका होगा कहां, मां के आइए बताते हैं। अगर बात है किसकी, जनरल पार्टनरशिप की, बेटा किसकी, जनरल पार्टनरशिप की, तो बेटा इसको हम रजिस्टर कराते हैं रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के साथ। कहां पर रजिस्टर कराते हैं बेटा, रजिस्ट्रार और फर्म्स के साथ। कहां पर, रजिस्ट्रार और फर्म्स के पास। पर एलएलपी की बात करें तो सर इसको कहां रजिस्टर कराया जाएगा, तो बेटा इसको रजिस्टर कराया जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ। कहां पर रजिस्टर कराया जाता है बेटा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ। आइए एक बार फटाफट इसके डिफरेंसेस देखते हैं दोबारा। सबसे पहले मैंने बताया क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनरशिप दो तरह की है, कौन कौन सी, एक जनरल पार्टनरशिप और एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, एक जनरल पार्टनरशिप और एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। हमने बात करी जनरल पार्टनरशिप में लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड, एलएलपी में कैसी होती है, लिमिटेड। अब सर गवर्न कौन करता है जनरल पार्टनरशिप को, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर मैं बात करूं एलएलपी, तो एलएलपी को कौन गवर्न करता है, एलएलपी एक्ट 2008। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ पार्टनर्स, तो मिनिमम जनरल पार्टनरशिप को रन करने के लिए कितने चाहिए, 2, मैक्सिमम 50 अकॉर्डिंग टू रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। अगर मैं बात करूं इसमें कितने चाहिए एलएलपी में, नंबर 2 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। सर इसको रजिस्ट्रेशन जनरल पार्टनरशिप का कंपलसरी नहीं है, यानी इसके लिए क्या है, ऑप्शनल है। सर कैसा है, ऑप्शनल है, राइट। और सर एलएलपी के लिए रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन कहां कराएंगे जनरल पार्टनरशिप का, रजिस्टर ऑफ फर्म्स में, और इसका रजिस्टर ऑफ कंपनीज में। बोलो बात क्लियर है। तो ये तो हमारी थोड़ी सी थियरी वाला पार्ट, कौन सा पार्ट था हमारा, थियरी वाला पार्ट। अब सर हमें पेपर में कौन सा पढ़ना है, तो बेटा ध्यान रखना पूरे चैप्टर में किसके बारे में बात होगी, सिर्फ और सिर्फ जनरल पार्टनरशिप। यानी सर जनरल पार्टनरशिप क्या चलेगा, बाय डिफॉल्ट। अगर वो पूछता है कि पार्टनरशिप किससे गवर्न होती है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, सर आप दो बताइए, एक एलएलपी बताइए, एक जनरल बताइए। अब हम किसका आंसर लिखें, तो पूछा ही नहीं, ना जनरल के बारे में पूछा ना एलएलपी, बस पार्टनरशिप पूछा है। तो आपको बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलना है, जनरल पार्टनरशिप। जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं हमें, सारे किससे करने हैं, जनरल पार्टनरशिप। तो सारे रूल्स वगैरह किसके लगेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के लगेंगे। पूछेगा मैक्सिमम पार्टनर, तो आप अनलिमिटेड नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, 50। हाँ अगर उसका पूछ रहा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन केस ऑफ एलएलपी, तब आप बोलोगे अनलिमिटेड। अदरवाइज सिर्फ पूछा पार्टनरशिप के कितने होते हैं, तो 50 होते हैं। बात क्लियर हो रही है। तो यानी पूरी बुक में हमें किसको लेके चलना है, सर जनरल पॉइंट। तो सर इसका क्या यूज था, मैं कि बेटा बस ये थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से था, अगर पूछ लेगा तो हम बता देंगे। बोलो यहां पर बात क्लियर हुई या नहीं हुई, ये थ्योरी कंप्लीट है, क्लियर है। अब सर आगे चलते हैं। सर अब हमें कुछ और थ्योरी के पॉइंट्स रखते हैं जो हमें ध्यान में रखने वाले हैं। ध्यान रखना बेटा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और था जो रह गया है, अभी कवर करा देते हैं। इधर आओ, रिलेशनशिप के बारे में बात करेगा। अब पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप तो होता ही है, ठीक है ना। जैसे अब रिलेशनशिप आजकल फ्रेंड्स का भी होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स का भी होता है, हस्बैंड वाइफ का भी होता है, यानी हर दो जनों के बीच में क्या होता है, एक रिलेशनशिप होता है। तो कहता है जो पार्टनरशिप है, ठीक है ना, उसके बीच में रिलेशंस कैसे होते हैं, आइए देखते हैं। तो अगर हम पहले बात करें, देखो ये बिजनेस है, ये क्या है बेटा, बिजनेस है जो वो करने वाले हैं। अब इन बिजनेस को करने के लिए एक जना ये है और एक जना ये है, बात समझ में आ रही है। मान लीजिए इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, और ये क्या हो गया, बिजनेस। तो इसको बोल दिया हमने ए बी एंड को, ए एंड बी, ए बी एंड को। तो ए बी एंड को क्या हो गया, बिजनेस का नेम हो गया। तो बेटा इसको इंडिविजुअली बात करें तो अलग अलग इनको बोला जाता है पार्टनर्स, यानी पार्टनरशिप फर्म के जो ओनर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, पार्टनर। तो ये हो गया पार्टनर ए, कौन हो गया बेटा, पार्टनर ए। और बेटा ये हो गया पार्टनर बी। अगर इसका चुन्नू, इसका मुन्नू नाम तो हो गया पार्टनर चुन्नू, इसका नाम हो जाएगा पार्टनर मुन्नू, ठीक है। अब मुझे बताओ ओनर क्या लगाता है बिजनेस के अंदर,
कैपिटल लगाता है, राइट। तो अभी तो सिर्फ हम कैपिटल बोलते थे, अभी तो सिर्फ हम क्या बोलते थे, कैपिटल। क्यों सर, एक जने की होती थी, अब दो जनों की कैपिटल है तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा कौन सा किसका कैपिटल है। तो कैपिटल के आगे उस ओनर का नाम भी लिखा जाएगा, उस ओनर का नाम भी लिखा जाएगा। बोलो क्या इतनी बात क्लियर। आइए सर कैसे लिखा जाएगा, तो ध्यान रखना इसको इंडिविजुअली तो पार्टनर्स बोलते हैं और कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं, फर्म। एक साथ मिलकर के बोल देते हैं पार्टनरशिप फर्म, और अलग अलग क्या बोलते हैं, इंडिविजुअली क्या बोलते हैं, पार्टनर्स बोलते हैं सर। बोलो इतनी बात क्लियर है। अब सर ये जो पार्टनर्स हैं इनके बीच का रिलेशनशिप कैसा होता है। बेटा पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है रिलेशनशिप के बारे में, तो आप बताओगे इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो होता है एजेंट एंड प्रिंसिपल, एजेंट एंड प्रिंसिपल का। यानी दोनों जने एजेंट भी होते हैं और प्रिंसिपल भी होते हैं। अगर पूछ ले कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा होता है तो आप बोलोगे एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप होता है। किसका होता है, एजेंट और प्रिंसिपल का। यानी सारे पार्टनर्स फर्म के लिए एजेंट टाइप होते हैं, एजेंट का काम करते हैं, और वो खुद एक प्रिंसिपल भी होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। एजेंट और प्रिंसिपल, जैसे एलआईसी है, एलआईसी के बहुत सारे एजेंट बन जाते हैं, प्रिंसिपल कौन हो गया वहां पर, एलआईसी कंपनी हो गई। ठीक है, पर पार्टनरशिप में क्या होता है, फर्म के नाम से भी काम होता है, पार्टनर्स के नाम से भी काम होता है, तो दोनों एज अ वाइस वर्सा काम करते हैं, एजेंट और प्रिंसिपल का काम चलता है। तो इनके बीच में रिलेशनशिप कैसा होता है, एजेंट एंड प्रिंसिपल का। बात क्लियर हो रही है, इतनी बात क्लियर है। आगे चलते हैं सर। अब सर मान लीजिए ये फर्म है, तो इसके अंदर ए और बी हैं, ए ने भी पैसा लगाया और बी ने भी पैसा लगाया, तो बेटा ए ने क्या लगाई, कैपिटल, मान लेते हैं 5 लाख रुपए। बी ने भी क्या लगाई, कैपिटल, मान लेते बी ने लगाए 3 लाख रुपए। तो ये फर्म है, तो फर्म अपनी बैलेंस शीट में कहां पर बेटा, लाइबिलिटी साइड, कौन सी साइड, लाइबिलिटी साइड ही कैपिटल शो होते करते थे, तो वहां पर सिर्फ कैपिटल और उसका अमाउंट लिख देते थे। तो यहां पर हम लिखेंगे अब कैपिटल्स। कैसे लिखेंगे, ए इज कैपिटल, ए की कितनी कैपिटल है, और बी इज कैपिटल, बी की कितनी कैपिटल है। तो बेटा ए ने कितना पैसा लगाया, 5, बी ने कितना लगाया, 3 लाख। तो टोटल पैसा कितना लगा हुआ बिजनेस के अंदर, 8 लाख। समझ में आई बात। तो ए ने जो पैसा लगाया उसको बोला एज कैपिटल, बी ने जो पैसा लगाया उसको बोला बीस कैपिटल। तो टोटल पैसा फर्म के अंदर कितना हो गया, 8 लाख। तो ये 8 लाख क्या हुआ, ये हो गया फर्म कैपिटल। बात समझ में आई। जो ए ने पैसा लगाया वो हो गया ए कैपिटल, जो बी ने पैसा लगाया वो हो गया बी कैपिटल, और जो टोटल पैसा फर्म के अंदर लगा वो क्या हो गया, फर्म्स कैपिटल, या टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, या फिर क्या बोल देंगे इसे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। यानी फर्म के अंदर टोटल कैपिटल, टोटल पैसा ओनर ने कितना लगा रखा है। बोलो ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई। ठीक है जी। और सर यही कॉन्सेप्ट हमारा किसको दर्शाता है, ये कॉन्सेप्ट हमारा ये दर्शाता है कि जो यहां पर पार्टनर्स हैं और उनका यहां पर फर्म है, ये दोनों बेटा क्या है, सेपरेट हैं। इनके बीच में क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है फ्रॉम, जल्दी बोलो, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। यानी जैसे हमने 11th में पढ़ा था, याद हो तो, कि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल पढ़ा था, ओनर को और बिजनेस को हम क्या लेके चलते हैं, अलग अलग लेके चलते हैं, और सारी अकाउंटिंग किस पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। तो यहां पर भी सेम लेके चलना है कि ओनर और पार्टनर दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, इनके बीच में क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों क्या है, एक है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों क्या है, एक है, राइट। तो वहां पर हम कर रहे थे ये एक पर्सन, ये 2 पर्सन, तो टोटल 2 पर्सन थे। अब यहां पर पार्टनर्स अगर 2 हैं, ए और बी, तो टोटल कितने पर्सन हो गए,
3%। बोलो बात क्लियर है? जो 11th वाला कॉन्सेप्ट था वही है, सेम यहां पर रिपीटेड है। ठीक है जी। अब बात आती है सर कि फर्म के अंदर एडमिट कौन हो सकता है। बात आती है फर्म के अंदर एडमिट कौन हो सकता है, हु कैन बी अ पार्टनर इन अ फर्म, हु कैन बी अ पार्टनर इन अ फर्म, इसका हिस्सा कौन बन सकता है। तो बेटा अगर हम बात करें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, किसकी बात करें, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो सबसे पहले मुझे बताओ वो क्या कहता है। वो कहता है कि जो जने 18 साल से ऊपर हैं, जो जने 18 साल से ऊपर है वो ही क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट से पहले क्या होता है, एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट से पहले क्या होता है, एग्रीमेंट। यानी कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब हम लीगली साइन कर देते हैं, और लीगल सिग्नेचर की वैल्यू कब मिलती है, 18 साल के बाद। तो और पार्टनरशिप क्या पढ़ा हमने पहले पेज में, बताओ जरा, पार्टनरशिप का मेन फीचर में क्या पढ़ा हमने, क्या पढ़ा बेटा यहां, एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट से बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट कितने जनों के बीच, किसके बीच में हो सकता है, जो 18 साल से ऊपर है, यानी जो मेजर है। यानी माइनर्स, माइनस कौन हो गए, 18 साल से कम। तो क्या वो पार्टनरशिप में एडमिट हो सकते हैं, नहीं हो सकते सर, यहीं पर बात आती है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 तो कहता भैया नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि उनके पास साइनिंग अथॉरिटी नहीं है। जब साइनिंग अथॉरिटी नहीं है तो वो एग्रीमेंट नहीं कर सकते, एग्रीमेंट नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं, तो फिर पार्टनरशिप होगी ही नहीं। बात समझ में आ रही है? यानी उसमें मेजर पार्टनर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। बट यहां पर भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एक खेल खेल जाता है। सर क्या खेल खेलता है, वो कहता है कि ठीक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हमने तुम्हारी बात सुन ली, समझ ली कि भैया माइनर एडमिट नहीं हो सकता। पर अगर मान लीजिए दो पार्टनर है ए और बी, या तीन पार्टनर है ए बी और सी, अब भैया हमने क्या, इसको रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी नहीं है। अब मान लीजिए यहां बी मर गया, बी क्या हो गया, मर गया, तो अब क्या करें, फर्म बंद कर दें क्या, तो वैसे होनी चाहिए फर्म बंद। पर वो कहते हैं कि हम दोनों ने म्यूचुअल एग्रीमेंट किया कि हम फर्म को चालू रखेंगे। ए और सी ने, बी तो मर गया, ए और सी ने मिलकर कहा हम फर्म चालू रखेंगे। तो जो बी है, बी का बेटा तो मांगने आएगा पैसे। तो वो क्या करते हैं, हम कहते हैं बी को पार्टनर बना लेते हैं। पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आके डांटेगा, क्या कहेगा, भाई उसको पार्टनर बना ही नहीं सकते, 18 साल से कम का है, 18 साल से क्या है वो, कम है, उसको पार्टनर बना नहीं सकते। तो इसलिए एक रूल बनता है किसमें, प्रोविजन में। एक क्वेश्चन आता है पेपर में, कैन अ माइनर बी एडमिटेड टू पार्टनरशिप फर्म, क्या एक माइनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट हो सकता है। तो बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करूं तो आंसर हो जाएगा नो। बट अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन, प्रोविजन बोले तो रूल्स एंड रेगुलेशंस, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन किसके, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, according to the provisions of Indian Partnership Act 1932, yes, a minor can be admitted to partnership, but यहां पर इसने कंडीशन डाल दी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात भी रख ली, ठीक है, और अपनी बात भी रख दी। कहता ठीक है नहीं कर सकता, पर हम उसको एडमिट कर सकते हैं, बट ओनली टू द, बट ओनली टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। कहता है बट ओनली टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। सर इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो माइनर का मतलब क्या होता है, माइनर एक पर्सन होता है, अ पर्सन विद एज लेस देन 18 ईयर्स, अ पर्सन विद एज लेस देन 18 ईयर्स। तो बेटा ये जो पर्सन होगा
अगर प्रॉफिट होगा तभी पार्टिसिपेट करेगा। यानी सर अगर इसमें से एक जना माइनर है तो उसको प्रॉफिट तो मिलेगा, प्रॉफिट तो शेयर करेगा, पर अगर पार्टनरशिप में लॉस हुआ तो उसको शेयर नहीं करेगा। यानी एक माइनर होने के उसको फायदे मिलेंगे कि भाई क्योंकि जो मेजर डिसीजन है वो कौन ले रहे होंगे, मेजर पार्टनर ले रहे होंगे जो 18 साल से ऊपर है, तो उसका इन्वॉल्वमेंट तो कम होगा, तो उन्होंने अपनी समझ बूझ से लिए होंगे, ठीक है। तो वो अगर उससे प्रॉफिट हुआ तो माइनर को पूरा पूरा प्रॉफिट मिलेगा, हिस्सा मिलेगा, पर उनके वजह से लॉस हो गया तो माइनर लॉस शेयर नहीं करेगा। तो कहता है यस अब माइनर एडमिट तो हो जाएगा, पर सिर्फ किसके लिए एडमिट होगा, पार्टनरशिप के जितने भी प्रॉफिट होते हैं जितने भी बेनिफिट होते हैं सिर्फ उसके लिए एडमिट होगा, वो लॉस शेयर नहीं करेगा। बोलो बात क्लियर हुई। अब बताओ क्या एक माइनर पार्टनरशिप में एडमिट हो सकता है, हाँ, बट ओनली टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, नहीं, सिर्फ ये कंडीशन किसके लिए है, पार्टनरशिप फर्म के लिए है। और ये कौन कहता है, कौन से प्रोविजंस कहते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस कहते हैं। बोलो इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई, अच्छे से क्लियर है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है इतना, यहां तक आगे चलें। चलो अब सर बात आती है कि एग्रीमेंट क्या होता है। हमने बात करी किसकी, एग्रीमेंट की। तो बेटा एग्रीमेंट वो होता है जब दो जने मिलकर एक बात पे एग्री हो जाते तो उसी को बोल देते हैं एग्रीमेंट, ठीक है। मैंने और मान लेते यशिका ने मिलकर सोचा एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, हमने कहा प्रॉफिट आधा आधा शेयर कर लेंगे और हमने बिजनेस स्टार्ट, ये भी एग्रीमेंट हो गया। मगर यशिका रेडी है बिजनेस स्टार्ट कर लें, उसने कहा हाँ सर रेडी हूं। मगर प्रॉफिट आधा आधा कर लेंगे, कहती हाँ ठीक है सर कर लो। अब हमने आ रहे बीच में भी क्या हो गया, एग्रीमेंट, क्योंकि हम एक बात पे मैं और यशिका दोनों क्या हो गए, एग्री हो गए। जब कोई दो जने एक बात पे एग्री हो जाते हो उसी को क्या बोल देते हैं, एग्रीमेंट। पर यशिका और मेरे बीच में जो एग्रीमेंट हुआ वो मौखिक रूप से हुआ या लिखित रूप से हुआ, मौखिक रूप से हुआ, बोल करके हुआ। अभी मैंने क्या यशिका तो साइन कराया, कहीं मैंने साइन करे, कहीं पेपर पर साइन किया नहीं। तो जब मौखिक रूप से होता है, बोलकर एग्रीमेंट होता है, तो उसको बेटा बोल देते हैं ओरल एग्रीमेंट। क्या बोल देते हैं, ओरल एग्रीमेंट। और जब यही सब बातें हम लिखित में डिस्कस करते हैं और साइन मार देते हैं तो उसी को बोल देते हैं क्या बेटा, रिटन एग्रीमेंट। अब दोनों के क्या हैं, अपने अलग अलग फायदे और नुकसान होते हैं। अब ओरल एग्रीमेंट है तो डिसीजन क्विक होगा। ये अपने घर पे गई है, कहीं गांव गई हुई है, मैंने यशिका से फोन किया, यशिका चल एक डील और करते हैं, ये मिल रही है, चल दोनों साइन कर देते, कहती हाँ ठीक है सर, हो गया काम, हो गया क्विक डिसीजन। इसका मैं आने का वेट नहीं करूंगा, पर हमें कोई डिसीजन लेना है और रिटर्न एग्रीमेंट करना है तो उसके लिए इसका यहां पर होना जरूरी है। तो साइन नहीं करेगी जब तक कोई डील आगे नहीं बढ़ेगी। तो ओरल एग्रीमेंट का फायदा क्या है कि क्विक डिसीजन, फटाफट डिसीजन हो जाते हैं, ठीक है। रिटर्न एग्रीमेंट का क्या फायदा है सर, अगर मान लीजिए इसके और मेरे बीच में नहीं बनी, इसके और मेरे बीच में नहीं बनी, तो क्या होगा, मैं अपनी बात से पलट जाऊंगा, क्या फर्क पड़ रहा है, और ये अपनी बात से पलट जाएगी, क्या फर्क पड़ रहा है। तो लिखित में थोड़ी है कुछ भी हमारे पास, पर अगर ये चीज लिखित में है तो ये कोर्ट में मेरे ऊपर केस कर सकती है कि सर देखो ये बात हमारी हुई थी, एग्रीमेंट में लिखा हुआ और आपने साइन भी किए हैं, कर रखे साइन, तो अब आपको ये बात माननी पड़ेगी। तो मुझे कोर्ट तक ही खींच के लेके जा सकती है और इसकी बात मानी जाएगी, क्योंकि कहां लिखी हुई है, एग्रीमेंट में लिखी हुई है, रिटर्न एग्रीमेंट में लिखी हुई है, उसको बोलते हैं हम पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। यानी एक एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। यानी पार्टनरशिप ओरल तरीके से भी चल सकती है और रिटर्न तरीके से भी चल सकती है। तो मुझे बताओ जो पार्टनरशिप ओरल से भी चल सकती है, रिटर्न से चल सकती है, वो कौन सी होगी, जनरल या एलएलपी। दो तरह की पार्टनरशिप पढ़ी हमने, एक जनरल पार्टनरशिप और एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो ऐसी कौन सी पार्टनरशिप है जो विदाउट एग्रीमेंट भी चल जाएगी, ओरल एग्रीमेंट से भी चल जाएगी, जनरल पार्टनरशिप। क्यों सर, कैसे,
क्योंकि सर अभी आपको बताया था, जरा देखो कहां गया, ये रहा, रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है, और एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। तो यानी थ्योरी जो है इस तरीके से क्वेश्चन बन करके यहां से आ सकते हैं कि ऐसी कौन सी पार्टनरशिप होती है जो बिना रिटर्न एग्रीमेंट के भी चल जाएगी। तो आपका आंसर क्या होगा, जनरल पार्टनरशिप। और एक ऐसी पार्टनरशिप जिसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। बोलो बात क्लियर हो रही है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। चलिए, और जब इस एग्रीमेंट में क्या हम एग्रीमेंट किस बात पे एग्री हो रहे होंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस पर। किस पे एग्री हो रहे होंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस पे। किस चीज के टर्म्स एंड कंडीशन, किस चीज के टर्म्स एंड, कि बिजनेस को कैसे कैरी ऑन करेंगे, हमारे बीच में क्या क्या डील है। तो यानी टर्म्स एंड कंडीशंस टू कैरी ऑन पार्टनरशिप इज टर्म्ड एज, जल्दी बोलो क्या बोलते हैं उसको, पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं बेटे, पार्टनरशिप डीड। तो सर कोई पूछे पेपर में पार्टनरशिप डीड होता क्या है, तो बताइए क्या होता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट इन विच टर्म्स एंड कंडीशंस टू कैरी ऑन पार्टनरशिप आर रिटन, इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। बात क्लियर हो गई। अभी हमने पढ़ा क्या जनरल पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी है या नहीं है। सर पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी नहीं है, तो ये पूछेगा कि पार्टनरशिप डीड मैंडेटरी है क्या, इसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है क्या। बोलो बोलो, मैंडेटरी है पार्टनरशिप डीड, नो, पार्टनरशिप डीड मैंडेटरी नहीं है, इट इज ऑप्शनल, हमारी मर्जी है, अगर हम बनाना चाहें बनाओ, ना बनाना चाहे ना बनाओ। क्लियर हो रही है बात। अब सर आगे चलते थोड़ा सा, इस पार्टनरशिप डीड में लिखा क्या होता है सर, इस पार्टनरशिप डीड में वेरियस क्लॉजेस लिखे होते हैं। क्या लिखे होते हैं बेटा, क्लोजेस लिखे होते हैं। क्लोजेस किससे रिलेटेड लिखे होते हैं, डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स, डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स, कौन पार्टनर कहां रहता है, ठीक है, सारी पार्टनर रिलेटेड ए टू जेड डिटेल्स लिखी होती है। फिर क्लोजेस रिलेटेड टू कि भैया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी, है ना, सबसे मेन मुद्दा तो ये आता है, उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी, अगर उन्होंने पैसा लगाया है तो क्या उस पैसे पे इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ऐसे कुछ चीजें लिखी रहती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई काम करेगा तो उसको सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कितनी मिलेगी, ठीक है, कोई लोन लेंगे तो उस पर हम इंटरेस्ट कितना देंगे या कितना लेंगे, ये सब चीजें कहां लिखी होती है बेटा, पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी हुई होती हैं। अब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, तो हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड क्या है, एब्सेंट है। क्या बोलेंगे, या हमने इनमें से किसी चीज के बारे में लिखना भूल गए, इनमें से किसी चीज के बारे में लिखना भूल गए, तो हम क्या कहेंगे, पार्टनरशिप डीड तो है, पर पार्टनरशिप डीड ना सैलरी को लेकर के साइलेंट है। पार्टनरशिप डीड सैलरी को लिख करके साइलेंट है, मतलब उसने डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स लिखा हुआ, पार्टनरशिप डीड बनाई है, पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट है, ठीक है, डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स भी लिखा हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में भी लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में भी लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में लिखा हुआ है। अब हमारे बीच में डिस्प्यूट हो गया और हमने कहा भाई चलो पार्टनरशिप डीड खोल दो, उसमें लिखा होगा। अब जैसे देखा हमने पार्टनरशिप डीड खोला और सब लिखा हुआ है, सैलरी के पीछे लड़ाई हो रही थी और सैलरी के बारे में ही नहीं लिखा, तो हम क्या कहेंगे, पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है। किसको लेकर के, सैलरी को लेकर के। तो उस केस में क्या होगा, अच्छा ये मैं कब देखना पड़ा मुझे पार्टनरशिप डीड, जब हमारे बीच में क्या हो रही है, डिस्प्यूट्स हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, तो जाके पार्टनरशिप डीड खोलूंगा भाई क्या क्या लिखा है, वरना नहीं तो एग्रीमेंट के थ्रू, ओरल एग्रीमेंट के थ्रू जो चल रहा है चलता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यानी
अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है और डिस्प्यूट भी हो रहे हैं तो क्या होगा वो भी हम जानेंगे। अब सर ये डिस्प्यूट्स होते क्यों हैं, उसके पीछे रीजन होता है। सर क्या रीजन होता है? मां की आ जाओ कोई भी एक जना, कौन आएगा? आ जाओ भाई, आ जाओ, एक जना आ जाओ, राजा से एक जना हो ना, तुम समझा दो, दोनों जने आ जाओ, दोनों आ जाओ। अरे एक चीज बता रहा हूं मैं, आ जाओ फटाफट फटाफट आ जाओ, बड़ा कॉन्सेप्ट जब भी समझ में आएगा। ठीक है, आओ इधर आओ, और जो मैं बातें बता रहा हूं सिर्फ वो बातें बतानी है आप लोगों को। इधर आ जाओ। ठीक है, आओ देखो भाई, दोनों के दोनों आ गए। अब एक का नाम है सौम्या, एक का नाम है यशिका। एक का नाम है सौम्या, एक का नाम है यशिका। ये कहते हैं भाई हम दोनों तो क्या हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम दोनों क्या हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। सौम्या, अब ये हो गए, इन्होंने ग्रेजुएशन पास कर ली, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन पास कर ली। अब पर दोनों के दोनों रुक गए आकर के। सौम्या कहती है मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं इतनी अमीर हूं, मेरे पापा ने बहुत सारा पैसा दे रखा है मेरे को, पर मुझे यार समझ में नहीं आता, इस पैसे को मैं खर्च तो कर रही हूं पर बढ़ा नहीं पा रही। बढ़ा क्यों नहीं पा रही? क्योंकि मेरे पास कोई बिजनेस नहीं है, समझ में नहीं आ रहा को इन्वेस्ट कहां करूं, इस पैसे को इन्वेस्ट कहां करूं। और ये बेचारी जॉब ढूंढ रही है, जॉब में मन नहीं लगता, मेरे को करना है बिजनेस। यशिका कह रही है भाई मेरे को किसी की सुनने की आदत नहीं है, मेरे को जॉब नहीं करनी, मेरे को तो अपना काम करना है। पर कहती है यार क्या करूं, आइडिया भी है, बहुत अच्छा आइडिया, मुझे पता सक्सेसफुल भी हो जाएगा, पर मेरे पास पैसे नहीं इन्वेस्टमेंट के लिए। अब दोनों कुंभ के मेले में दोनों घूमने गए थे, ठीक है, मिल गए। कहती है सौम्या यशिका, कहते हाँ, और दोस्त कैसी है? तो बहुत बढ़िया। फिर बातचीत हुई, चाय पर सारे काम हुए, तो एक ने बोला, कहते तू बड़ी परेशान सी लग रही है, क्या बात है? कहते यार मेरे को बिजनेस करना है पर बिजनेस के लिए पैसा नहीं है। सौम्या कहती है अरे यार मेरे पास पैसा तो बहुत है पर मेरे पास इन्वेस्टमेंट का आइडिया नहीं है, मैं बेबी कहां बिजनेस लगाऊं, कहां लगाऊं। तो दोनों एक बीच में क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, हाथ मिलाओ भाई। दोनों ने हाथ मिला लिया, दिखाओ तो ऊपर दिख ही नहीं रहा। दोनों ने हाथ मिला लिया, तो इनके बीच में क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया कि ठीक है भाई तुम हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे। इन्होंने अपनी एक फर्म बनाया और उसको चालू कर दिया। अब ये इसने बेचारी ने कहा कि शुभम सर की क्लास सौम्य तूने तो ध्यान से नहीं सुनी थी, वो गुरु द्रोणाचार्य एकेडमी में शुभम सर ने बताया था बार बार, ओरल और रिटर्न के अपने अपने फायदे होते हैं, उन्होंने कहा था रिटर्न के फायदे हैं, रिटर्न एग्रीमेंट कर ले। सौम्य कहती है अबे पैसे मैं लगा रही हूं, तू क्यों टेंशन ले रही है? पैसे तो मैं लगा रही हूं, तू क्यों टेंशन ले रही है? अरे कुछ दिक्कत नहीं, प्रॉफिट आधा आधा बांटेंगे, क्या दिक्कत है? पैसे मैं लगा रही हूं, दोनों आधा आधा बांटेंगे, तू काम करियो मैं भी काम करूं, तेरा प्लान है मेरा पैसा है, आधा बांट लेंगे। कहते फिर भी देख ले, सर ने कहा था भाई पार्टनरशिप कर रहे हो तुम, रिटर्न एग्रीमेंट कर लो, फायदे में रहोगे। तुझे विश्वास है बिजनेस करना है नहीं करना? सौम्या बोल रही है, कहती हाँ हाँ करना है यार, और क्या करूंगे। चलो जी, दोनों ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, ओरल एग्रीमेंट किया और बिजनेस स्टार्ट कर दिया। पहले साल कुछ नहीं, मुश्किल से 10-15 हजार का प्रॉफिट हुआ, ना इसको दिक्कत ना इसको, दोनों ने आधा आधा बांट लिया। अगले साल 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, कुछ नहीं, आधा आधा बांट लिया 50,000। अब 3-4 साल हो गए, अब सीधा प्रॉफिट होने लगा 4 लाख, 8 लाख, 12 लाख, कोई दिक्कत नहीं, आधा आधा बांट रहे दोनों, ये भी मस्त लाइफ इसकी, इसकी मस्त लाइफ। अब प्रॉफिट पहुंच गया वो 50 लाख पर, बिजनेस पुराना होता गया और प्रॉफिट बढ़ता चला गया। अब इनकी $1 मिलियन फर्म बनने लगी। मान लीजिए अब इनको हो गया 50 करोड़ का प्रॉफिट। अब लालच आएगा नहीं आएगा, है ना? यहां तो लाखों के हजारों रुपए में दो दोस्त के बीच में फूट पड़ जाती है, यहां तो फिर भी हम करोड़ों की बात कर रहे हैं। तो अब इसने कहा कि यशिका कह रही है सौम्य ने पैसा लगा दिया, घर पे बैठे पड़ी रहती है, टीवी देखती रहती है, घूमती रहती है, हैं, और मैं लगी रहती हूँ फर्म के अंदर, मैं ही बैठती हूँ, मैं ही मैनेज करती हूँ, सारे काम करती हूँ, तो भाई मेरे को तो क्या मिलना चाहिए, प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए, मेहनत तो मैं कर रही हूँ। 50 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मुझे मिल कितने आ जाए, और सौम्य तो कोई काम ही नहीं कर रही हो, तो घर पे बैठ के बेड तोड़ रही है ना, बिस्तर पर सारा दिन सोती रहती है और कोई काम ही नहीं करती, और मैं सारा दिन फर्म के अंदर लगी रहती हूँ, मेहनत कर रही हूं, तो भाई मेरे को प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए। तो ये जाएगी सौम्या के पास। सौम्या बहन देख बहुत हो गया, अब मेरे को ना प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, तू तो कुछ करती धरती है नहीं, ठीक है? क्या सौम्या मान जाएगी? सौम्या कहेगी बहन तूने क्या कर रही है, पैसा तो मैंने लगाया, पैसा नहीं तो तू स्टार्ट भी नहीं कर पाती बिजनेस, प्रॉफिट तो उस तरीके से मेरे को ज्यादा मिलना चाहिए, पैसा तो मैंने लगाया है।
वो कहेगी मैं तो काम कर रही हूं। तो ये क्या कहेगी, ठीक है एक काम कर, बिजनेस सारा मेरा मेरा मैंने पैसा लगाया, तू अपने काम की क्या ले ले, सैलरी ले ले, काम करती रहे सैलरी ले ले, और बिजनेस सारा मेरा, सारा का सारा प्रॉफिट मैं रखूंगी, और तू सैलरी ले ले। कितनी सैलरी लेगी, 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए सैलरी ले ले, 1 करोड़ रुपए महीने की। तेरी सैलरी कितनी होगी साल की, 12 करोड़, 50 करोड़ का प्रॉफिट है, 38 करोड़ प्रॉफिट मेरा, मान जाएगी, मना कर रही है, नहीं मानूंगी। तो इसी को, यही चीजें क्या हो गई, डिस्प्यूट्स का कारण बन गई कि अब इनके बीच में डिस्प्यूट्स होगा नहीं होगा, होगा, ठीक है। ये कहेगी तू मुझे सैलरी दे रही है, इतनी सारी मैंने मेहनत करी, मेरा प्लान था, मेरा आइडिया था, तू तो सारे पैसे वैसे उड़ा रही थी, मेरा प्लान था, मेरे प्लान नहीं देते तो बिजनेस भी स्टार्ट नहीं कर पाती, तेरा पैसा सारा वेस्ट हो जाता। तो एक काम कर, जो जितना पैसा तूने अब तक दिया है ना, उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर ले, कितना इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ले ले अपना साइड ऑफ बिजनेस मेरा। तो मुझे बताओ, ऐसे करते करते ये लड़ाई झगड़ा इनके बीच में बढ़ेगा, घटेगा, बंद हो जाएगा, बढ़ेगा। इसी को बोलते हैं डिस्प्यूट। इसलिए कहा था बेटा, इसे समझाया था तेरे को, रिटर्न एग्रीमेंट कर ले, समझ में आया। तो ओवरऑल रिटर्न एग्रीमेंट के अपने अपने फायदे और नुकसान होते हैं, पर लॉन्ग रन में कौन सा फायदा देता है, रिटर्न एग्रीमेंट। तो अब आप दोनों के बीच में रिटर्न एग्रीमेंट तो नहीं है, तो ये इस पे केस करेगी, ये इस पे केस करेगी, और सुनी किसकी जाएगी, सुनी किसकी जाएगी, किसी की भी नहीं सुनी जाएगी। क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप डीड क्या है, एब्सेंट है। पार्टनरशिप डीड क्या है, एब्सेंट है। बोलो जी, बात क्लियर हुई। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, जब पार्टनरशिप डीड क्या है, एब्सेंट है, और दो पार्टनर्स के बीच में क्या हो रहा है, डिस्प्यूट्स हो रहे हैं। आइए सीखते हैं, बैठिए। बोलो जी, बात क्लियर हुई। तो हाँ, 5 मिनट, ठीक है, आओ कॉन्सेप्ट तो पूरा कर लें, है ना। तो यहां पर क्या थी बेटा, पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, तो यानी व्हेन पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट और साइलेंट, तो बता बता इस केस में क्या होता है, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है या एब्सेंट होती है, उस केस में क्या होता है सर, उस केस में रूल्स लगते हैं, रूल्स को बोलते हैं प्रोविजंस। प्रोविजंस किसके, बताओ कौन सा एक्ट गवर्न कर रहा था, बताओ कौन सा एक्ट गवर्न कर रहा था, एक्ट का नाम बोलो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ऐसे केस में प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 would be applied। ठीक है जी, कब बेटा, जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है और दोनों के बीच में क्या है, डिस्प्यूट्स है, पार्टनर के बीच में डिस्प्यूट्स हैं, तो प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे, कौन से, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, और इनका झगड़ा यूं चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। सर कैसे, क्योंकि ये चीजें कहता है बहुत सारी, पर हमें याद रखनी अपने सिलेबस के लिए 5 चीजें। पहली चीज क्या कहता है, अरे कहां है सौम्या, उसको सैलरी दे रही थी कि सैलरी ले ले, ना भाई, ये तो पार्टनरशिप डीड में लिखता है कि सैलरी का, अब नहीं लिखा ना पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनरशिप डीड क्या होगी, एब्सेंट हो गई। तो बोलता है नो सैलरी, नो सैलरी और कमीशन, ना तो सैलरी ना कमीशन, नो सैलरी और कमीशन विल बी प्रोवाइडेड टू एनी पार्टनर। और करो लड़ाई झगड़े, अब किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी और कमीशन नहीं मिलेगा। बात क्लियर हो गई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है, कांगी यशिका सौम्या को बोल रही थी अपने पैसे पे इंटरेस्ट ले ले, तो लिखती ना पार्टनरशिप डीड में, नहीं लिखा ना, तो अब नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड टू एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा उनकी कैपिटल के ऊपर।
तीसरा, अब पैसे की दिक्कत किसको थी? पैसे की दिक्कत किसको थी? यशिका को। यशिका अपने अकॉर्डिंग पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल के ले जा रही थी, ले जाए थी घर पे बार बार खर्चों के लिए। तो सौम्या कह रही है तो जितने पैसे तुमने लेके गई है ना अब तक, उसके ऊपर इंटरेस्ट दे। अब डिस्प्यूट हो गया, तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज फ्रॉम एनी पार्टनर। तो जितना मर्जी पैसा यशिका निकाल के लेते रहा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट चार्ज से नहीं होगा। नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज फ्रॉम एनी पार्टनर। देख रहे हो कैसे एकदम से सारी चीजों का सॉल्यूशन मिल गया हमें, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट, दोनों लड़ रहे थे आपस में, प्रॉफिट मेरे को ज्यादा चाहिए, प्रॉफिट मेरे को ज्यादा चाहिए। अब इस रूल बुक ने क्या बोला? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, यानी प्रॉफिट कैसा मिलेगा? इक्वल मिलेगा, बराबर बराबर मिलेगा, आधा आधा मिलेगा। और लास्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी प्रोवाइडेड। मान लेते हैं सौम्य ने कहा कि तूने जितना पैसा लगा मैं उतना ही दूंगी पैसा, अब उसके बाद जो भी और पैसा चाहिए मैं लोन का लेके आऊंगी। तो कहती है मेरे को इंटरेस्ट दे मेरे लोन पे 12% जो मार्केट में चल रहा है। कहती मैं ना देती, फर्म नहीं दे रही भाई। तो कितना मिलेगा? क्या देना जरूरी है इंटरेस्ट ऑन लोन? हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन देना जरूरी है, चाहे पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट हो चाहे पार्टनरशिप डीड एब्सेंट हो, इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। कितना? वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन लोन विल प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन लोन एडवांस्ड बाय, ऑन लोन एडवांस्ड बाय पार्टनर। ठीक है, यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो लोन उस पर सिर्फ 6% पर एनम का इंटरेस्ट देने के लिए बाध्य है। ठीक है, और इंटरेस्ट कितना लेगी? 0%। इंटरेस्ट कितना लेगी? तो बस इतना सा देख लो, बाकी क्लास खत्म कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर यहां पर ओनर है, ओनर क्या बोले, पार्टनर बोलेंगे ना, पार्टनर है और यहां पर फर्म है, पार्टनर ने लोन दिया फर्म को, पार्टनर ने लोन दिया फर्म को, और पार्टनरशिप डीड क्या है? एब्सेंट है। तो फर्म इन रिटर्न में पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देगी कितना? 6% पर एनम का, राइट। और यदि यहां पर पार्टनर है और यहां पर फर्म है, यहां पर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, यानी लोन टेकन फ्रॉम फर्म। तो यहां पर फर्म को पार्टनर से कितना इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा? 0%, दैट इज नो इंटरेस्ट। बोलो, बात क्लियर है? क्या क्या नहीं करेगी? हाँ, थर्ड पर्सन। अब जो उनका सॉल्यूशन है वो तो देना है ना। तो सॉल्यूशन क्या लिखे हुए हैं? पार्टनरशिप बुक में लिखे, वरना रिजॉल्व तो कभी प्रॉब्लम होगी नहीं ना। फर्म तो दोनों जने हैं ना, तो कोर्ट में जाएगा केस, ठीक है। पर वो जो रूल बुक कहती है ये चीज सेटलमेंट होगी, और सेटलमेंट किसके अकॉर्डिंग चलेगी? इसके अकॉर्डिंग चलेगी। अकाउंटिंग जो होगी वो इसके अकॉर्डिंग होगी कि भैया 5 पॉइंट है, किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी और कमीशन नहीं दी जाएगी, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा। और अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो फर्म उसको 6% पर एनम का ही इंटरेस्ट देगी। गवर्नमेंट का इंटरफेयर है ही कहां? हाँ, अरे कोर्ट जाएगा कि दोनों करेंगे तो सेटलमेंट होती है हमेशा। अब सेटलमेंट में क्या होगा? सेटलमेंट में ये रूल्स देखे जाएंगे कि भाई तुमने पार्टनरशिप डीड करी है तो दिखाओ। वो कहते हैं पार्टनरशिप डीड नहीं है,
अगर पार्टनरशिप डीड है तो जज के सामने चलो, देखो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है और ये जना मान नहीं रहा तो इसके ऊपर लीगल एक्शन होगा, तो फर्म बंद कर दो, डिसॉल्व हो जाएगा फर्म, सिंपल। कैपिटल फिर तो वही कह रहा हूं, डिस्प्यूट तो चलता रहेगा ना, अगर दिए नहीं है तो डिस्प्यूट चलता रहेगा, फर्म क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ना वो काम करेगा उसमें ना वो काम करेगा। ओनर तो दोनों है ना। एक मिनट करता हूं, कंफ्यूजन क्लियर करता हूं। चलिए आज के लिए तब तक टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। तेरे डाउट में लेना, ठीक है, एक मिनट।